हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस क्लास में या कह लीजिए इस डीप डाइव विश्लेषण में हम यूपी डीएलएड के सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की आगामी परीक्षाओं को लेकर बात करेंगे, जो नोटिस परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी द्वारा जारी किया गया है, जो कि मई 2026 के लिए है। राइट। मई 2026 में आयोजित होने वाली ये परीक्षाएं किसी सर्वाइवल बूट कैंप से कम नहीं लग रही हैं, और हमारा मिशन आज यही है कि हम इस मुद्दे की पूरी तह तक जाएं। बिल्कुल, हम समझेंगे कि आखिर इतना सुपरफास्ट शेड्यूल क्यों बनाया गया है, परीक्षा केंद्रों के नियम इतने सख्त क्यों हैं, और इस आपातकालीन स्थिति में बिना घबराए स्मार्ट तैयारी की अचूक रणनीति क्या होनी चाहिए। ये विषय सच में बहुत ही गंभीर और दिलचस्प भी है। डीएलएड की परीक्षाओं को लेकर वैसे तो हमेशा से एक अनिश्चितता का माहौल रहता ही है। हमेशा रहता है। लेकिन इस बार पीएनपी के इस ऑफिशियल नोटिस ने एक अलग ही हलचल मचा दी है। परीक्षाएं मई 2026 में तय हो चुकी हैं, और प्रक्रिया की रफ्तार आमतौर पर देखी जाने वाली स्पीड से कहीं ज्यादा तेज है। बहुत ज्यादा तेज है। मतलब मैं तो नोटिस देखकर ही हैरान था। एग्जैक्टली मिश्रा सर, जब हम इस तेजी को प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि विभाग इतनी जल्दी में सब कुछ समेटना चाहता है। हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है सबके दिमाग में। आमतौर पर सरकार ऐसी अर्जेंसी तभी दिखाती है जब उन्हें किसी बड़ी और आगामी प्रक्रिया के लिए रास्ता साफ करना हो। ओह, तो आपका इशारा उस तरफ है। हाँ, एज मिश्रा सर मेंशन्ड अर्लियर अबाउट द करियर एस्पेक्ट, ये इस बात का एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है कि आगे चलकर कोई नई शिक्षक भर्ती आने वाली है। यानी एक बड़ी टीचर वैकेंसी। बिल्कुल, बड़ी टीचर वैकेंसी आ सकती है, जिसके लिए इन डीएलएड छात्रों का रिजल्ट जल्दी से जल्दी क्लियर करना अनिवार्य हो गया है। पर देखिए, क्या सिर्फ वैकेंसी आने की संभावना इस हद तक की तेजी को जस्टिफाई करती है? मेरा मतलब है, जब मैंने ये शेड्यूल देखा ना, तो सच कहो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं समझ सकती हूँ, शेड्यूल है ही इतना टाइट। परीक्षा का पूरा कार्यक्रम सिर्फ 11 मई से 16 मई के बीच रखा गया है। बस 5-6 दिन में सब खत्म। हाँ, अब बिना किसी लंबे गैप के। राइट। पहले अगर हम सेकेंड सेमेस्टर की बात करें, उनकी परीक्षाएं 11 मई से 13 मई तक चलेंगी। 11 मई को 2 पेपर हैं, फिर अगले ही दिन 12 मई को लगातार 3 पेपर। 3 पेपर एक दिन में, बाप रे। और 13 मई को फिर से 2 पेपर। उसके तुरंत बाद बिना एक भी दिन के गैप के 14 मई से फोर्थ सेमेस्टर वालों की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। मतलब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है बीच में। फुर्सत उनका तो 14 मई को 2 पेपर, 15 को 3 पेपर और 16 मई को लगातार 3 पेपर। एक ही दिन में 3 अलग अलग विषयों की परीक्षा देना, मेरा मतलब है एक ही दिन में। मुझे समझ नहीं आता कि एक आम दिमाग इस मेंटल मैराथन को आखिर कैसे संभालेगा। इस कॉग्निटिव लोड को झेलना तो असंभव लगता है। सही कहा मिश्रा सर, ये किसी मैराथन से कम नहीं है। यही सबसे बड़ी चुनौती है इस पूरे नोटिस में। अगर हम इसके थोड़ा डीपर विश्लेषण में जाएं, तो एक ही दिन में 3 पेपर देने का मतलब सिर्फ 3 बार लिखना नहीं होता। राइट, लिखना तो फिजिकल हो गया। एग्जैक्टली। ये बेसिकली दिमाग के कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का टेस्ट है। जब एक छात्र सुबह गणित यानी मैथ्स का पेपर देता है, तो उसका दिमाग एनालिटिकल मोड में होता है। फॉर्मूलेज, कैलकुलेशंस। हाँ, फिर पेपर खत्म होने के बाद उसे अगले पेपर के बीच मुश्किल से 1 या 2 घंटे का ब्रेक मिलता है। उस छोटे से समय में दिमाग को शांत करना और तुरंत सामाजिक विज्ञान या भाषा के विषय के लिए खुद को ढालना, ये न्यूरोलॉजिकली बहुत थका देने वाला काम है, जिसे हम शायद डिसीजन फटीग कहते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, इसे हम डिसीजन फटीग ही कहते हैं। आखिरी पेपर आते आते ना छात्र की वर्किंग मेमोरी लगभग खत्म हो चुकी होती है। तो इसका नतीजा क्या होता है एग्जामिनेशन हॉल में? नतीजा ये होता है कि जो छात्र इस भरोसे में हैं कि वो परीक्षा हॉल के बाहर बैठकर आखिरी मिनट में रिवीजन कर लेंगे, वो पूरी तरह फेल होने वाले हैं। आपके दिमाग के पास नया डेटा प्रोसेस करने का समय ही नहीं बचेगा। वेट, सच में? मतलब लास्ट मिनट क्रैमिंग इस बार काम नहीं आएगी? बिल्कुल काम नहीं आएगी, दिमाग ब्लॉक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही आपकी 100% तैयारी होनी चाहिए। लेकिन मुझे एक बात और परेशान कर रही है इस नोटिस में। कौन सी बात? एक तरफ तो शेड्यूल इतना टाइट है, दूसरी तरफ प्रशासन ने परीक्षा आयोजित कराने के नियमों को इतना कठोर कर दिया है, जो मैंने तो पिछले कई सालों में नहीं देखा। हाँ, एग्जाम सेंटर्स को लेकर नियम बहुत स्ट्रिक्ट हुए हैं इस बार। राइट। नोटिस के अनुसार इस बार परीक्षा केंद्र केवल सरकारी या सहायता प्राप्त यानी राजकीय और अशासकीय इंटर या डिग्री कॉलेज ही बनेंगे। किसी भी प्राइवेट कॉलेज को सेंटर नहीं बनाया जाएगा। मैं समझ सकता हूं कि चीटिंग रोकना जरूरी है, नकल माफिया पर लगाम कसनी है, लेकिन क्या सारे प्राइवेट कॉलेजेस को पूरी तरह से बैन कर देना एक ओवर रिएक्शन नहीं है? देखिए, इससे तो सरकारी कॉलेजेस पर एक असंभव लॉजिस्टिकल बोझ पड़ जाएगा ना। ये एक बहुत ही सटीक सवाल है। देखने में यह एक ओवर रिएक्शन जरूर लग सकता है मिश्रा सर,
लेकिन प्रशासनिक नजरिए से ये दरअसल एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का नतीजा है। जीरो टॉलरेंस मतलब नकल पर शून्य सहनशीलता। एग्जैक्टली। पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग राज्यों और परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल की जो समस्याएं सामने आई हैं, उसके बाद प्रशासन अब कोई बीच का रास्ता नहीं निकालना चाहता। वो लोग अब रिस्क नहीं लेना चाहते। बिल्कुल। प्राइवेट कॉलेजेस को बाहर रखने का मुख्य कारण है अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही तय करना। सरकारी या एडेड संस्थानों में किसी गलती पर सीधे तौर पर प्रिंसिपल और सरकारी स्टाफ की नौकरी और पेंशन दांव पर होती है। वाह, तो डर बना रहता है। हाँ, उन पर नियंत्रण रखना आसान होता है। हालांकि जैसा आपने कहा, लॉजिस्टिकल बोझ जरूर बढ़ेगा, लेकिन प्रशासन ने तय कर लिया है कि चाहे कितनी भी मुश्किल हो, परीक्षा की पवित्रता से समझौता नहीं किया जाएगा। राइट। पर सिर्फ सेंटर का सरकारी होना ही काफी नहीं है। इस नोटिस में कुछ ऐसी शर्तें भी हैं जो मुझे और भी हैरान कर रही थी जब मैं इसे पढ़ रहा था। जैसे कि लोकेशन वाली शर्त। एग्जैक्टली। जैसे कि केंद्र का जिला मुख्यालय यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में होना और मुख्य संपर्क मार्ग यानी मेन रोड पर होना अनिवार्य है। मैं ये सोच रहा था कि आखिर मेन रोड का परीक्षा से क्या लेना देना है। कॉलेज चाहे 2 गली अंदर हो, परीक्षा तो अंदर ही होनी है ना। देखिए, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान और स्ट्रैटेजी है। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। अगर आप किसी शहर को डिजाइन कर रहे हैं जहां इमरजेंसी सर्विसेज को तुरंत पहुंचना हो, तो क्या आप पतली घुमावदार गलियों का निर्माण करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां तो एम्बुलेंस फंस जाएगी। राइट। आप चाहेंगे कि चौड़ी मेन सड़कें हों ताकि फायर ब्रिगेड या पुलिस सीधे घटनास्थल तक पहुंच सके। ठीक यही लॉजिक परीक्षा केंद्रों के लिए लगाया गया है। अच्छा, तो फ्लाइंग स्क्वाड के लिए आसान रहेगा। एग्जैक्टली। अगर केंद्र मेन रोड पर है तो आला अधिकारियों, मैजिस्ट्रेट्स और फ्लाइंग स्क्वाड्स के लिए वहां अचानक और तेजी से इंस्पेक्शन करना आसान होता है। देहात या अंदर की तरफ बने केंद्रों में जांच टीम के पहुंचने में ही काफी समय लगता है। और उतने समय में किसी भी तरह की गड़बड़ी को छुपाया जा सकता है। राइटली सेड मिश्रा सर। मेन रोड पर केंद्र होने से एक सरप्राइज एलिमेंट हमेशा बना रहता है, जिससे केंद्र व्यवस्थापक हर वक्त डरे रहते हैं। ये लॉजिक तो सच में बहुत ही प्रैक्टिकल है। कमाल का दिमाग लगाया है पीएनपी ने इस बार। बिल्कुल। इसके साथ ही सेंटर के आसपास कोई अन्य डीईएल कॉलेज ना होने की शर्त भी है, ताकि भीड़ जमा ना हो। लेकिन चलिए थोड़ा गणित लगाते हैं। हाँ, नंबर्स पर आते हैं। नोटिस में लिखा है कि एक सेंटर पर अधिकतम 500 छात्रों के बैठने की क्षमता तय की गई है, और उसमें भी एक कमरे में केवल 30 छात्र ही बैठेंगे। 30 स्टूडेंट्स पर रूम। जब हम ये देखते हैं कि पेपर खुलने से लेकर कॉपी पैक होने तक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग अनिवार्य है, और कम से कम 2 बार सफलतापूर्वक परीक्षा करा चुके कॉलेजेस के रिकॉर्ड 100% साफ होने चाहिए, तो ये किसी हाई प्रोफाइल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जैसा लगता है मुझे तो। ये कंपैरिजन बिल्कुल सही है। पर आखिर एक कमरे में 30 की संख्या ही क्यों तय की गई है? क्या इसके पीछे भी कोई खास कारण है? बिल्कुल है। ये 30 छात्रों का नियम दरअसल कोन ऑफ विजन और मानवीय क्षमता पर आधारित है। कोन ऑफ विजन? थोड़ा समझाएंगे इसे? जरूर। देखिए, एक कमरे में जब एक इन्विजिलेटर ड्यूटी पर होता है तो वो आसानी से 30 से 35 बच्चों पर एक साथ नजर रख सकता है। अगर भीड़ इससे ज्यादा होती है या कमरा बहुत लंबा होता है तो आखिरी लाइन में बैठे छात्र इन्विजिलेटर की सीधी निगाह से बच सकते हैं। राइट, पीछे वाले बच्चे तो ऐसे भी एडवांटेज ढूंढते हैं। हाँ, तो 30 की संख्या ये सुनिश्चित करती है कि हर छात्र पर इन्विजिलेटर का फोकस बराबर बना रहे। और जहां तक वीडियोग्राफी की बात है ना, सील खुलने से लेकर कॉपी पैक होने तक की पूरी रिकॉर्डिंग सीधे प्रशासन के पास जाएगी। ये तो सच में बैंक के खजाने की तरह हो गया है। एग्जैक्टली। अगर कल को कोई विवाद होता है या नकल की शिकायत आती है तो प्रशासन के पास मिनट बाय मिनट का वीडियो प्रूफ होगा। लेकिन एक मिनट, इस पूरे गणित में मुझे एक बहुत बड़ा झोल नजर आ रहा है। क्या झोल? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम 500 छात्र प्रति सेंटर होने चाहिए, और दूसरी तरफ जब हम आधिकारिक आंकड़ों को देखते हैं तो जिलों में छात्रों की संख्या हैरान करने वाली है। हाँ, नंबर्स बहुत बड़े हैं इस बार। एक झलक जो नोटिस से मिली है उसके मुताबिक अकेले मेरठ में 10,000 से ज्यादा छात्र हैं। बाप रे, 10,000। टावा में लगभग 1800 छात्र हैं। अब अगर मेरठ में 10,000 छात्र हैं और एक सेंटर पर सिर्फ 500 छात्र होंगे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें 20 गवर्नमेंट या एडेड कॉलेजेस चाहिए, वो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। राइट, और मेन रोड पर, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड 100% क्लीन होना चाहिए। क्या इतने कम समय में इतने हाई सिक्योरिटी सेंटर्स खोजना सच में संभव है? नोटिस कहता है कि 22 से 25 मई तक फाइनल लिस्ट आ जाएगी। ये तो प्रशासन के लिए अपने आप में एक भयानक चुनौती है। एज मिश्रा सर मेंशन्ड, ये नंबर गेम सच में डराने वाला है।
ये एक ऐसी स्थिति है जहां प्रशासन अपने ही बनाए नियमों के कारण भारी दबाव में होगा। एग्जैक्टली। यही कारण है कि 22 से 25 मई का वक्त तय किया गया है ताकि जिला अधिकारी इन सारी कठोर शर्तों पर खरे उतरने वाले कॉलेजेस की छंटाई कर सके। पर क्या उन्हें ऐसे मिलेंगे 20 कॉलेज मेरठ में? ऐसे में ये लगभग तय है कि कई जिलों में प्रशासन को अपने नियमित दायरे से थोड़ा दूर जाकर उन कॉलेजेस को भी लिस्ट में जोड़ना पड़ेगा जो भले ही थोड़े छोटे हों पर नियमों का पूरी तरह पालन करते हों। लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा पता है? विद्यार्थियों का। सबसे ज्यादा पिसेंगे विद्यार्थी, क्योंकि जब संख्या इतनी बड़ी होती है और सीट्स लिमिटेड हैं, तो पूरी संभावना है कि कई छात्रों को उनके घर से काफी दूर का सेंटर अलॉट हो जाए। ओहो, ये पॉइंट तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचिए, एक तो दिन में 3 पेपर और ऊपर से दूसरे शहर या बहुत दूर के सेंटर तक का लंबा सफर, ये अकेले ही छात्र की आधी एनर्जी खत्म कर देगा। ये तो और भी डरावना है, सफर की थकान और ऊपर से 3 एग्जाम्स का मेंटल प्रेशर। और चिंता सिर्फ डीएलएड की ही नहीं ना, आजकल बहुत से छात्र मल्टीटास्किंग भी कर रहे हैं। हाँ, बाकी एग्जाम्स की तैयारी भी तो चल रही है। राइट, वो डीएल के साथ साथ लेखपाल और यूपी पुलिस जैसी परीक्षाओं की तैयारी में भी लगे हुए हैं। उनका समय और ध्यान दोनों ही बुरी तरह बनते हुए इस वक्त। बिल्कुल सही बात है। और मुझे डीएलएड के सिस्टम के बारे में एक और बात पता चली है जो बहुत खतरनाक मानी जाती है स्टूडेंट्स के बीच, बैक लगना। ओह, ये तो सबसे बड़ा डर है डीएलएड वालों का। अगर कोई छात्र पुलिस एग्जाम पर ज्यादा फोकस करता है और यहाँ थोड़ा सा भी चूक जाता है तो उसे बैक मिल सकती है। ये बैक पेपर आखिर क्या है, और खास तौर पर 4th सेमेस्टर वालों के लिए ये करो या मरो यानी डू और डाई जैसी स्थिति क्यों बन गई है? देखिए, डीएलएड में बैक शब्द अपने आप में किसी बुरे सपने से कम नहीं है। बैक लगने का सीधा सा मतलब है कि आप किसी विषय में पास होने लायक नंबर नहीं ला पाए। ओके, फेल हो गए उस सब्जेक्ट में। हाँ, अब इसका नतीजा समझिए। अगर आपकी बैक लग जाती है तो आपको आगे अगले सेमेस्टर में जाने अपना पूरा डिप्लोमा कंप्लीट करने के लिए उस पेपर को दोबारा पास करना होगा, जिसका फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा होने तक की प्रक्रिया महीनों लंबा समय ले लेती है। महीनों लग जाते हैं। हाँ, आसानी से। और खास तौर पर उन बच्चों के लिए जो 4th सेमेस्टर में है, ये तो उनका आखिरी पड़ाव है। अगर उनकी 4th सेमेस्टर में बैक लगती है तो उनका डिप्लोमा पूरी तरह लटक जाएगा। और अगर डिप्लोमा लटक गया और उधर नई वैकेंसी आ गई जिसका हमने पहले जिक्र किया था। सही पकड़ा आपने। जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि ये सुपरफास्ट शेड्यूल किसी आगामी टीचर वैकेंसी का सिग्नल हो सकता है। अगर इन छात्रों की बैक लग गई और उस बीच सरकारी शिक्षक भर्ती आ गई तो ये छात्र उस भर्ती प्रक्रिया से सीधे तौर पर बाहर हो जाएंगे। माय गॉड, यानी इनके पिछले 2 सालों की मेहनत सिर्फ एक पेपर की वजह से 0 हो सकती है। इसलिए ये सच में एक डू और डाई सिचुएशन है। मैं पूरी तरह समझ सकता हूँ। एक छोटी सी गलती, थोड़ी सी लापरवाही और आप पूरे करियर से बाहर। बिल्कुल। ऐसे आपातकालीन माहौल में जहां किताबें पढ़ने का वक्त अब बिल्कुल निकल चुका है और दबाव इतना ज्यादा है, वहां छात्रों के बीच घबराहट या पैनिक फैलना लाजमी है। पर मैंने देखा है कि इस पैनिक के बीच मार्केट में और स्टडी प्लेटफॉर्म्स पर एक नया ट्रेंड उभर रहा है। अच्छा, किस तरह का ट्रेंड? छात्र अब ट्रेडिशनल मोटी किताबों से दूर भाग रहे हैं। उदाहरण के तौर पर डीएलएड की इन्हीं परेशानियों को सॉल्व करने के लिए कुछ चैनल्स और प्लेटफॉर्म्स एक खास तरह का टारगेट बैच और मात्र 199 रुपीस के प्रीमियम नोट्स सर्कुलेट कर रहे हैं। 199 रुपीस के नोट्स। हाँ, दावा यह किया जा रहा है कि इनमें बहुत ही कम समय में 100% सिलेबस कवर हो जाता है। तो मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि आखिर इस स्मार्ट रिवीजन और ऐसे हाइपर कॉन्डेंस्ड नोट्स के पीछे का विज्ञान क्या है? जब वक्त इतना कम हो तो क्या सच में इस तरह की मटेरियल काम आती है या ये सिर्फ मार्केटिंग है? देखिए मिश्र सर, ये एक बहुत ही दिलचस्प और मनोवैज्ञानिक रूप से सटीक अप्रोच है इस वक्त। जब दिमाग पर अत्यधिक दबाव होता है और समय बहुत कम होता है, तब हमारा दिमाग लंबे पैराग्राफ्स और हेवी टेक्स्ट बुक्स को प्रोसेस करने में पूरी तरह अक्षम हो जाता है। हाँ, वो लाइंस ब्लर होने लगती हैं आंखों के आगे। एग्जैक्टली। ऐसे समय में अगर किसी के पास फिल्टर्ड, टू द पॉइंट और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हों तो उसे हम एजुकेशन की भाषा में हाई यील्ड इन्फॉर्मेशन कहते हैं। हाई यील्ड मतलब मेहनत कम और रिजल्ट ज्यादा? बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा है। जब आप डिजिटल स्क्रीन पर लगातार पढ़ते हैं तो आपको डिजिटल फटीग होता है और रिटेंशन बहुत कम होता है। हाँ, ध्यान भटक जाता है। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ गया तो बस हो गई पढ़ाई। सही कहा। और प्रिंटआउट पर जब आप हाथ में पेन या हाइलाइटर लेकर अंडरलाइन करके पढ़ते हैं तो उससे मसल मेमोरी बनती है। ओह वाओ, मसल मेमोरी। हाँ, और उस टैक्टाइल फीडबैक से दिमाग डेटा को बहुत जल्दी स्टोर करता है जो एग्जाम वाले दिन याद आता है। ये लॉजिक तो सच में बहुत ही सॉलिड लग रहा है। और इस तरह के टारगेट बैचेस और नोट्स से जुड़ने के लिए अक्सर लोग टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर अपडेट लेते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पर @samanthaofficial जैसा पेज, जो इस डिजिटल युग में तैयारी का सबसे तेज और डायरेक्ट माध्यम बन चुका है। के अंत में आकर अगर हम इस पूरी स्थिति को समराइज करें तो एक बात बिल्कुल क्लियर निकल कर आती है। क्या बात? इतनी तेजी से टाइम टेबल आना,
एग्जाम सेंटर्स को स्ट्रिक्टली फिल्टर करना और कॉपी पैक करने तक की स्ट्रिक्ट वीडियोग्राफी कराना, ये सब किसी छोटे मोटे रूटीन एग्जाम का हिस्सा नहीं हो सकता। तो आपका मतलब है इसके पीछे एक बहुत बड़ी पिक्चर है। और यही वो आखिरी विचार है जो हर उस विद्यार्थी के दिमाग में इस वक्त होना चाहिए जो मई की इन तारीखों को देखकर डर गया है। डर को एक तरफ रखिए और इस इशारे को समझिए। प्रशासन अपने ऊपर इतना प्रेशर, इतनी लॉजिस्टिकल मेहनत तभी लेता है जब उनका अगला टारगेट बहुत बड़ा हो। ये डीएलएड की परीक्षा दरअसल कोई अंत नहीं है मिश्रा सर। अंत नहीं तो क्या है? ये तो एक शुरुआत है। ये उस आने वाली मेगा टीचर रिक्रूटमेंट का एक क्वालिफाइंग राउंड, एक गेटवे है जिसे पास किए बिना आप उस मुख्य दौड़ में शामिल ही नहीं हो सकते। वाह, क्वालिफाइंग राउंड। हाँ। जो लोग इस आपातकालीन स्थिति, इस सुपर फास्ट कार्यक्रम और मानसिक थकान वाले मैराथन को सफलतापूर्वक पार कर लेंगे, और वो भी बिना किसी बैक का बोझ उठाए, हाँ। वही छात्र कल सरकारी मास्टर और मास्टानी बनने की कतार में सबसे आगे खड़े होंगे। इसलिए मेरा मानना है कि इस कठिन शेड्यूल को एक समस्या की तरह ना देखें, बल्कि इसे अपने सुनहरे भविष्य को जल्दी पा लेने के एक सुनहरे अवसर के रूप में देखें। कितना बेहतरीन नजरिया है ये। सच में ये डर का नहीं बल्कि अपनी जगह सुनिश्चित करने का वक्त है। सही हथियारों को चुनें, स्मार्ट पढ़ाई करें और इस चक्रव्यूह को भेद कर बाहर आने का दृढ़ संकल्प लें। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।